हेलो गाइज, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने लिया है। इसमें से देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि विकास एक आयामी होता है। दूसरा दिया है कि विकास एक दिशीय होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। और चौथा दिया है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि देखिए विकास की जो दिशा होती है अधोगामी और शीर्षगामी होती है, यानी कि अधोगामी का मतलब कि मध्य से होकर बाहर की ओर चलती है। ठीक है, और शीर्षगामी का मतलब कि सिर से होकर के पैर की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। दूसरा दिया है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। चौथा ऑप्शन दिया है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो बच्चों का जो विकास होता है वो फ्रेंड्स होता है आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चों का विकास एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये चौथा वाला भी आपका राइट हो जाता है, लेकिन इसमें केवल दिया है। ठीक है, इसमें जो होता है आनुवंशिकता और उसके इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें केवल दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक कौन सा है। इसमें आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया है मीडिया परिवार। ठीक है, दूसरा दिया है मीडिया पास पड़ोस। तीसरा दिया है परिवार विद्यालय। चौथा दिया है विद्यालय मीडिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका प्राथमिक जो इकाई होती है वो होता है हमारा परिवार। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले परिवार से सीखता है। ठीक है, परिवार से जब घर से बाहर निकलता है तो वो जाता है विद्यालय में। ठीक है, एडमिशन जब उसका होता है तो विद्यालय में, तो द्वितीय की इकाई फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक है, और मीडिया भी देखिए द्वितीय इकाई ही होती है। ठीक है, तो हमारा पहले तो याद रखिए आप प्राथमिक इकाई परिवार और द्वितीय इकाई जो होता है मीडिया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार और विद्यालय। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है सामाजिकरण। दूसरा दिया है परिपक्वता। तीसरा है अनुकूलन और चौथा है अधिगम। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आपका आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप प्रकट होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग परिपक्वता। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है दंड और आज्ञा पालन। तीसरा दिया है कि सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना। चौथा दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक है, और बाकी ये 2, 3 और 4 जो है आपका सही है। इसमें जो है ऑप्शन देने में छूट गया है। ठीक है, तो इसमें 2, 3
और 4 वाला जो फ्रेंड्स है वो सही है। ठीक है, तो इसमें यानी कि 1, 2, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देना छूट गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किस बातों पर विचार करना चाहिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। उसके बाद ये आपका तीसरा है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। और चौथा है कि कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो चारों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रेंड्स फर्स्ट वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। तीसरा है कि सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। और चौथा ऑप्शन दिया है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ये आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समावेशी का मतलब होता है कि सभी को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, जिसमें जैसे कि विकलांग और सामान्य बच्चों को सबको एक साथ पढ़ाई करना, न कि विशेष बच्चों के लिए जैसे कि विकलांग के लिए अलग विद्यालय खोलना और सामान्य बच्चों के लिए अलग विद्यालय। ठीक है, ऐसा नहीं है, समावेशी में सबको एक साथ लेकर के पढ़ाया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि कथन ये दिया है कि पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो सही बात है फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से नहीं समझते हैं तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सामग्री से उनको समझाना चाहिए। दूसरा आपका दिया है आर की शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो यानी कि ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है पठन वैकल्प, दूसरा दिया है आलेखन वैकल्प, तीसरा है गणन वैकल्प और चौथा ऑप्शन दिया है अति न्यून एवं अति सक्रियता विकार। ठीक है, इसमें अति न्यून होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा छोटा है, अति न्यून एवं अति सक्रियता विकार। तो बताना है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब लिखने में कठिनाई होगी तो आलेखन वैकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स इसमें आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। पढ़ने में होगा तो पठन वैकल्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा दिया है कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कि रटन आधारित अधिगम को
निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। और आपका यहाँ चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा दिया है कि पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपका क्या सही हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा ऑप्शन दिया है सोच में केंद्रीकरण और चौथा है अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। दिया कि निम्न में कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, तो ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। दूसरा है कि इसका जो है पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशी होता है, तो ये भी गलत है। चौथा आपका दिया है कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि आनुवंशिक तक तो होता है लेकिन इसमें इन्वायरमेंट नहीं जुड़ा है, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला एक दिशी नहीं होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है, ये वाला दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा आपका सही हो जाएगा, बहुआयामी होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, तो आपका फ्रेंड्स इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा राइट हो जाएगा, 2 नंबर ये वाला। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, दूसरा है सकारात्मक अनुमान, तीसरा है संरक्षण और चौथा है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका हो जाएगा 3 नंबर, इसको 2 बना लीजिए फ्रेंड्स, इसको 3 बना लीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको 3 नंबर यानी सकारात्मक अनुमान सही मान लीजिए। ठीक है, सकारात्मक अनुमान 3 नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से 30 क्वेश्चन हम लोग डेली का डेली फ्रेंड्स हम लोग इसमें CDP का करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।